नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुखराज साहू है और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीचर सर्कल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने 2 और क्लास ली हुई है। आज का हमारे क्लास का टॉपिक है प्रीनेटल पीरियड और इन्फेंसी पीरियड, यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर जो हमारा पहला स्टेज है दैट इज प्रीनेटल पीरियड, that is conception to birth, and infancy period that is birth to 2 years of age। तो इस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हम डिटेल में जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर कोई आपका डाउट रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप भी इसी प्रकार के और क्लासेस लेना चाहते हैं, अगर आप भी सीटेट और जितने ही प्रकार के टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम क्लास की ओर चलते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज प्री नेटल पीरियड। चलिए, तो ये जो प्री नेटल पीरियड इसको समझते हैं, ये होता क्या है। तो प्री नेटल पीरियड का मतलब होता है जन्म से पहले। एक मिनट, एक सेकेंड। तो प्रीनेटल का मतलब होता है जन्म से पहले। तो प्रीनेटल पीरियड का मतलब हुआ डेवलपमेंट का वह स्टेज जो जन्म से पहले होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रीनेटल पीरियड होता है दैट इज कॉन्सेप्शन टू बर्थ। दिस इज द फर्स्ट डेवलपमेंटल पीरियड इन द लाइफ स्पैन ऑफ एनी इंडिविजुअल। तो किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में ये जो पीरियड होता है वो पहला स्टेज होता है डेवलपमेंट का। यानी कि जैसे ही मेल स्पर्म और फीमेल एग जैसे ही वो दोनों मिल जाते हैं, जैसे ही उनका जो है मिलन होता है, उसके बाद जो है वो एक क्या होता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, किसी भी एक फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट बनता है। तो वो जो जाइगोट होता है युग्मनज, ठीक है, जो युग्मनज होता है वही धीरे धीरे जो है उसमें सेल डिवीजन होता है और बाद में वही क्या बन जाता है, बच्चा बन जाता है। तो जन्म के पहले बच्चा जो है 9 महीने तक अपने माँ के गर्भ में जो है रहता है। तो ये जो यही जो 9 महीने हैं इसी को हम बोलते हैं प्री नेटल पीरियड। यानी कि जन्म से, यानी कि प्रसव पूर्व अवधि, गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवधि को हम क्या कहते हैं, प्रसव पूर्व अवधि या फिर प्री नेटल पीरियड। ठीक है, चलो समझते हैं। दिस पीरियड इज 9 कैलेंडर मंथ और 10 लूनर मंथ। ये जो पीरियड होता है वो कितने समय का होता है, 9 महीने का होता है या फिर 10 लूनर मंथ। लूनर मंथ क्या होता है, एक पूर्णिमा से लेकर के अगली पूर्णिमा तक का जो समय होता है, यानी कि 29.5 दिन। 29.5 दिन का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं एक लूनर मंथ। तो 10 लूनर मंथ या फिर 9 मंथ का जो समय होता है वह बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, जिसको हम प्री नेटल स्टेज कहते हैं। दिस पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ द मदर। जैसे कि हम जानते हैं ये जो डेवलपमेंट है, ये जो डेवलपमेंट का जो पार्ट है ये कहाँ होता है, माँ के गर्भ में होता है। ठीक है, तो जो कुछ भी न्यूट्रिशन, जो कुछ भी बच्चे को चाहिए होता है उसके विकास के लिए, वो सब कुछ बच्चे को उसकी माँ से मिलता है, शरीर उसके गर्भ के अंदर। चलिए, यहाँ जो शब्द होता है नेटल, तो नेटल का मतलब क्या होता है, जन्मजात या फिर जन्म के स्थान या समय से संबंधित। तो इसको हम बोलते हैं प्री नेटल। क्या बोलते हैं, प्री नेटल। प्री का मतलब पहले और नेटल का मतलब जन्म के स्थान या समय से संबंधित। तो जन्म से पहले, प्री मतलब पहले और नेटल मतलब जन्म से, तो जन्म से पहले का स्टेज है ये, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्री नेटल है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। चलो, ड्यूरिंग दिस पीरियड द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म प्रोसेस थ्रू 3 जर्मिनल स्टेज। इस समय जो है बच्चा 3 जनरल स्टेज से होकर गुजरता है। तो पहला स्टेज को हम बोलते हैं जर्मिनल, दूसरा होता है एम्ब्रियोनिक और तीसरा होता है फीटल। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये थोड़ा सा ये अंकुरण
ठीक है। तो बच्चा जो है अपनी माँ के गर्भ के अंदर जब रहता है तो 3 स्टेज से होकर गुजरता है। 3 स्टेज कौन कौन से हैं? जर्मिनल पहला, दूसरा एम्ब्रियोनिक और तीसरा फीटल। ठीक है। तो जर्मिनल क्या होता है? जर्मिनल का मतलब होता है जब कॉन्सेप्शन के बाद यानी कि गर्भाधान के बाद जैसे ही बच्चा जो है मतलब जाइगोट बन जाता है, मेल और फीमेल जो सेल्स हैं वो एक हो जाते हैं, उसके बाद फर्स्ट वीक से लेकर के सेकेंड वीक, फर्स्ट 2 वीक्स, पहले तो जो 2 वीक होते हैं उस स्टेज को हम बोलते हैं जर्मिनल स्टेज। ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेज होता है वो होता है एम्ब्रियोनिक, यानी कि तीसरे से लेकर के 8th, ठीक है, तीसरे से लेकर के 8वें सप्ताह के तक का जो स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड। ठीक है। और उसके बाद आपका 9th यानी कि 9वें वीक से लेकर के जन्म तक का जो समय होता है उसको बोलते हैं फीटल पीरियड। ठीक है। तो ये इसको है 3 स्टेज में बांटा गया है ना। बच्चा जो प्री नेटल स्टेज है उसको 3 स्टेज में बांटा गया है। पहला होता है जर्मिनल, दूसरा होता है एम्ब्रियोनिक और तीसरा होता है फीटल, यानी कि अंकुरण चरण, भ्रूण काल। इसको थोड़ा सा, ये दोनों सेम नहीं होते एक्चुअल में, ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन मिस्टेक है, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना। चलो, द जर्मिनल स्टेज बिगिंस एट कॉन्सेप्शन व्हेन द स्पर्म एंड एग सेल यूनाइट इन वन ऑफ द 2 फैलोपियन ट्यूब्स। जैसे हम जानते हैं कि जो माँ के जो गर्भ होते हैं, गर्भाशय, उसमें 2 फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, तो किसी एक में जो है जाइगोट बनता है। जाइगोट जैसे ही बनता है उसके बाद जो है बच्चे का जो विकास है वो शुरू हो जाता है। ठीक है। जाइगोट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? युग्मनज। ठीक है। जैसे ही जाइगोट बनता है उसके बाद 24 से लेकर के 36 घंटे के बाद, कॉन्सेप्शन के 24 से लेकर के 36 घंटे के बाद जो है सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कोशिकाएं जो है विभाजन होना शुरू हो जाता है, यानी कि बच्चे का विकास, उसका ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कब? जैसे ही कॉन्सेप्शन होता है उसके 24 से लेकर 26 घंटों के बाद। उसके बाद देखिए, आफ्टर बर्थ द न्यू बॉर्न सीज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद जो है बच्चा जो है जैसे ही कॉन्सेप्शन होता है, कंसीव होता है, उसके बाद उसका जो जाइगोट है वो डेवलप होता है और 9 महीने में एम्ब्रियोनिक और जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फिटल स्टेज से गुजरते हुए 9 महीने में बच्चा जो है वो विकसित होता है माँ के गर्भ के अंदर। और उसके बाद 9 महीने के बाद जो है बच्चे का क्या होता है? जन्म होता है और बच्चा जो है दुनिया की रोशनी देखता है और उसके बाद जो है एक इंसान के रूप में इसका विकसित होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद, इस स्टेज के बाद, प्री नेटल स्टेज के बाद पोस्ट नेटल पीरियड स्टार्ट होता है, प्रसवोत्तर काल स्टार्ट होता है, जिसमें आपका इन्फेंसी है ना, जितने भी जो स्टेजेस हैं इसके बाद वाले, प्री नेटल के बाद वाले, इन्फेंसी, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, फिर लेटर चाइल्डहुड, तो ये उसके बाद फिर एडोलेसेंस, ये सारे जो स्टेज है इसके बाद स्टार्ट होते हैं। ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं इन्फेंसी। ठीक है। तो इन्फेंसी का जो स्टेज है दैट इज बर्थ टू 2 years ऑफ एज। ठीक है, 1 मिनट ना, चलो, बर्थ से 2 years का एज, इसमें हम जो सारे आयाम हैं, सारे एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट है, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट है ना, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मॉरल डेवलपमेंट, तो ये सारे डेवलपमेंट जो है हम बारी बारी से जो है सीखने वाले हैं। तो ये चैप्टर जो है काफ़ी लेंदी होने वाला है क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, इसमें सब कुछ हमने कवर किया हुआ है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, द बॉडी एंड ऑल फिजिकल डायमेंशंस, यानी कि हमारे ब्रेन का, हमारे बॉडी का और हमारे शरीर के और भी बाकी आयाम हैं, जैसे कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारी हाइट है, हमारी वेट है, तो इन सब का जो डेवलपमेंट होता है इसी को हम बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है। चलो,
है ना। फिजिकल डेवलपमेंट समझ में आ गया। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है हमारे ब्रेन का और हमारे शरीर के सभी डायमेंशंस में जो विकास है उसको बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। अब जो इन्फेंसी पीरियड है 0 से लेकर 2 साल तक का उम्र का जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो इस समय में जो बच्चा है जो है वह एक्सट्रीमली रैपिडली डेवलप करता है, मतलब बहुत फास्ट गति से जो है जितने भी डेवलपमेंट का आयाम है, जैसे बच्चे का हाइट है, उसका वेट है ना, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो सभी बहुत तेज गति से, बहुत फास्ट गति से जो है वो विकसित होते हैं इस समय। ठीक है, इस समय जो है बच्चे दे यूज देयर सेंसेस टू लर्न टू इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट एंड अराउंड देम एंड देयर बॉडीज। इस समय जो है बच्चे अपने सेंसेस, जितने भी हमारे सेंसेस हैं, लाइक स्किन है ना, टंग, ईयर, नोज है ना, इनका इस्तेमाल करता है क्या करने के लिए, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, वातावरण के साथ बातचीत करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, सभी चीजों के लिए बच्चे जो अपने सेंसेस के इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इस समय बच्चे जो है उस समय इनका लैंग्वेज डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ रहता है, बच्चे जो अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं कुछ सीखने के लिए या वातावरण से बातचीत करने के लिए। At this age, babies learn to use their bodies for achieving large physical tasks और gross motor skills such as traveling and walking। ठीक है, तो इस समय जो है बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, कुछ भी सीखने के लिए वो क्या करते हैं, वो लार्ज फिजिकल टास्क जैसे कि रेंगना हो गया, चलना हो गया, ठीक है, या अपने बॉडी को मूव करना है, ठीक है, हेड को हिलाना है, ठीक है, या हाथों को हिलाना है, पैरों को हिलाना है, ये सारे ऐसे काम जिसमें लार्ज मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं लार्ज फिजिकल टास्क या फिर ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो ये जो है बच्चे कोई भी कुछ सीखते हैं वो इन्हीं के थ्रू सीखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ समझते हैं जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है वो क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब होता है ऐसे स्किल्स विच यूजेस लार्ज मसल ग्रुप्स इन आवर लेग्स, टॉर्सो एंड आर्म्स टू परफॉर्म टास्क सच एज वॉकिंग, बैलेंसिंग एंड क्राउलिंग। यानी कि जो हमारे जो बड़ी मांसपेशियों का यूज है, हम ऐसा कोई भी जब ऐसा कोई भी काम करते हैं जिसमें बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है, जैसे कि पैरों का तो पूरा धड़ यानी कि पूरी बॉडी, आपकी मतलब सर के नीचे वाली बॉडी, या फिर आपकी जो हाथ है उनका, ठीक है, तो इनका जो बड़ी मांसपेशियों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, सकल मोटर कौशल यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिसमें आता है इसके एग्जांपल क्या क्या है, जैसे चलने में पूरे पैर का इस्तेमाल होता है, शरीर को बैलेंस करना, ट्रैवलिंग करना, तो ये सब काम ऐसे हैं जिसमें लार्ज मसल ग्रुप्स का इस्तेमाल होता है और इनको क्या कहते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स। चलिए इसके बाद समझते हैं आगे। डेवलपमेंट ऑफ मेजर फिजिकल टास्क फॉलोज अ पैटर्न दैट स्टार्ट्स विद द होल्डिंग ऑफ द हैंड, लीड टू रोलिंग ओवर, सिटिंग अप, क्राउलिंग एंड स्टैंडिंग एंड फाइनली कल्मिनेट्स इन वॉकिंग। यानी कि जो जितने भी हमारे शरीर के जो डेवलपमेंट है, जैसे कि सबसे पहले जो है बच्चा अपने हेड को मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है, फिर बैठना, फिर क्रावल करना, और फिर खड़े होना, और फिर धीरे से चलना। तो ये सारे जो काम है वो एक सीक्वेंस में, एक पैटर्न में होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बच्चा पहले जो है चलना शुरू कर देगा, उसके बाद रोलिंग करना या पलटना स्टार्ट करेगा, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो बारी बारी से एक क्रम में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। लिफ्टिंग ऑफ द हेड एंड पुशिंग ऑन हिज आर्म्स डेवलप ड्यूरिंग मंथ्स 2 to 3। तो 2 से 3 महीने के अंदर जो है, 2 से 3 महीनों में बच्चा जो है अपने हेड को लिफ्ट करना, सर को उठाना और अपनी बाहों को, ठीक है, धकेलना, है ना, या उसमें मूवमेंट करना जो है वो स्टार्ट कर देता है 2 से 3 महीनों में। ठीक, उसके बाद बच्चा जो है 4 से 6 महीनों में बच्चा जो है करवट लेना, ठीक है, और 6 महीने तक जो है बच्चा बिना किसी सहायता से वो बैठ सकता है, और 4 महीने में वो करवट लेने स्टार्ट कर देता है,
6 महीने में बिना किसी सहायता के बैठ सकता है। ठीक, चलिए उसके बाद 7 से 10 महीने के अंदर, 7 से 10 महीने के अंदर बच्चा जो है वह खड़ा होना और अपना पहला कदम उठाना शुरू कर देता है। 7 से 10 महीने में बच्चा जो है खड़ा होना और अपना पहला कदम उठाना शुरू कर देता है। उसके बाद सबसे पहले जो है अपने हेड को, बच्चा जो है सबसे पहले अपने हेड को बैलेंस करना, उसको नियंत्रण करना सीखता है। अपने हेड को बैलेंस करना, उसको नियंत्रण करना सबसे पहले सीखता है और उसके बाद ही बाकी जो चीजें हैं वह शुरू होती हैं। ठीक, चलो बच्चे का जो आर्म्स लेग्स जो है वो जैसे जैसे बच्चा स्ट्रेच करता है ना, उन्हें मूव करता है, तो जैसे जैसे मूव करता है तो उनके जो आर्म्स हैं लेग्स हैं उसमें खिंचाव आता है और उस खिंचाव की वजह से जो है उसके पैर और हाथ और ज्यादा विकसित होते हैं, ज्यादा मजबूत होते चले जाते हैं। और जैसे जैसे बच्चों का जो मसल्स है वो मजबूत होते जाता है, उसी प्रकार फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं? स्किल्स जैसे कि ड्रॉ करना, ठीक है, पेंट करना, कुछ लिखना, या मान लो कुछ पेंसिल है उसको उठाना, ठीक है। तो इस प्रकार के ऐसे काम जिसमें जो है हमारे फिंगर्स का या स्मॉल ऑर्गन्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें हमारी आँखों का और हमारे हाथों का या फिंगर्स का, हमारे आँखों का और हमारे फिंगर्स का एक कोऑर्डिनेशन चाहिए। जैसे हम लिखते हैं उस समय आप देखेंगे हमारे जो हाथ होते हैं, हाथ के जो फिंगर्स होते हैं उसका और हमारे ब्रेन का और आँख का, तीनों का जो है कोऑर्डिनेशन रहता है, एक समन्वय रहता है, तालमेल रहता है। इसी प्रकार इसी वजह से हम लिख पाते हैं। तो लिखना क्या हो गया? एक फाइन मोटर स्किल्स है, ठीक है। तो फाइन मोटर स्किल्स क्या हो गए? ऑल दोज स्किल्स विच रिक्वायर कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल मसल्स इन मूवमेंट विद द आईज, हैंड्स एंड फिंगर्स, है ना। ऐसे कौशल जिनके लिए आंखों, हाथों और उंगलियों के साथ चलने वाली छोटी मांसपेशियों के समन्वय की आवश्यकता होती है, जैसे लिखना, पेंट करना, है ना। ये सारे जो काम होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? फाइन मोटर स्किल्स। चलिए उसके बाद इन्फेंट स्टार्ट ग्रेस्पिंग अ टॉय अराउंड 4 to 5 month। 4 से 5 महीने की एज में जो है बच्चा अपने टॉयज को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि अपने टॉय को जो है वो पकड़ लेते हैं खेलने के लिए 4 से 5 महीने की एज में। उसके बाद 9 से 12 महीने की एज में जो है बच्चे का जो पिंसर ग्रैस्प है वो डेवलप होता है। पिंसर ग्रैस्प क्या होता है? चिमटा पकड़, वो जैसे 2 उंगलियों से किसी चीज को पकड़ने की क्षमता, है ना। पिकिंग एनीथिंग, होल्डिंग एनीथिंग विद हिज फर्स्ट 2 fingers इंस्टेड ऑफ विद हिज होल हैंड। अपने पूरे हाथ के बजाय 2 फिंगर से पकड़ने का जो प्रयास हम करते हैं या पकड़ते हैं उसे कहते हैं पिंसर ग्रैस्प, चिमटा पकड़। तो ये 9 से 12 महीने के बीच में जो है वो डेवलप होता है। उसके बाद देखिए बेबीज आल्सो ट्राई टू इमिटेट साउंड्स केयर गिवर्स मेक। इस समय जो है बच्चे जो है उनके जो केयर गिवर्स हैं, यानी कि जो देखभाल करने वाले हैं, उनके मम्मी पापा या उनके जो केयर टेकर है, उनकी आवाज़ों को जो है वो क्या करते हैं? इमिटेट करना, यानी कि नकल करना, कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, इस एज में। उसके बाद सेकेंड ईयर में जो है बच्चे दे कंटिन्यू टू बिकम मोर मोबाइल एनर्जाइल, यानी कि सेकेंड ईयर बच्चे और ज़्यादा क्या हो जाते हैं? गतिशील और अधिक फुर्तीले हो जाते हैं। उसके बाद 15 महीने के आसपास जो है बच्चा जो है वो स्टेयर्स क्लाइंब करना, चेयर्स क्लाइंब करना, ठीक है, उसमें चढ़ना ये शुरू कर देते हैं। हालांकि इस समय तक जो है वो चढ़ तो जाते हैं लेकिन नीचे नहीं उतर पाते। दे आर नॉट एबल टू गेट बैक डाउन, ठीक है। तो 15 महीनों के आते आते बच्चे जो है वो सीढ़ियों पर, कुर्सियों पर, फर्नीचर पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि इस समय तक जो है वो उतर नहीं पाते। उसके बाद 18 महीने तक, 18 महीने के आसपास बच्चे जो है बैलेंस बिकम मोर स्टेबल। उनका जो बैलेंस होता है अपने शरीर के ऊपर, जब वो चलते हैं, हल्का सा चलना स्टार्ट कर देते हैं इस समय तक,
तो अपने शरीर के ऊपर उनका जो बैलेंस है, संतुलन है, वो और अधिक स्थिर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो आसानी से जो है आगे पीछे चल सकते हैं, आगे पीछे अगल बगल हल्का फुल्का चल लेते हैं और थोड़ा बहुत वो दौड़ना भी समय स्टार्ट कर देते हैं। कब? 18 महीने की उम्र तक। उसके बाद सेकेंड ईयर के लास्ट तक बच्चा जो है में उसमें जटिल सकल मोटर कौशल विकसित होना शुरू हो जाता है। यानी कि जैसे कि कोई वस्तुओं को फेंकना है या लात मारना है या किसी वस्तु को उठाना है या खिलौनों को अरेंज करना है, तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो दूसरे साल के अंत तक जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद देखिए 24 मंथ आते आते दे कैन जम्प इन प्लेस। ठीक है, दे कैन जम्प एंड दे कैन जम्प फॉर शॉर्ट पीरियड, और साथ ही साथ वो ट्राइसिकल चलाना भी स्टार्ट कर देते हैं। 24 महीने के आते आते तक जो है अपने वो जंप करना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ वो ट्राइसिकल यानी कि 3 पहिया जो साइकिल आता है छोटे बच्चों की वो चलाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर टॉडलर्स आर वेरी मोबाइल एंड कैन रन। तो दूसरे साल के अंत तक जो है वह बहुत गतिशील हो जाते हैं और साथ ही साथ वो तेज गति से दौड़ना भी आरंभ कर देते हैं। चलो, तो ये आपका हो गया फिजिकल डेवलपमेंट। अब हम आगे देखेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट। चलो, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चे का प्रारंभिक बचपन में भाषा को समझना और संप्रेषित करने की कला। भाषा को समझना और उसको संप्रेषित करना सीखना, उसी को हम बोलते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए, तो इस समय जो है बच्चे इन्फेंसी पीरियड में न्यू बॉर्न इन्फेंट डू मोस्ट ऑफ देयर कम्युनिकेशन थ्रू क्राइम। इस समय जितने अधिकतर जो बच्चे कम्युनिकेट करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा के साथ, वो कैसे करते हैं? रो करके, क्योंकि अभी उन्हें भाषा तो आती नहीं है, तो वो क्या करते हैं? रो करके जो है अपनी स्थिति के बारे में, उनको जो चाहिए उसके बारे में, जैसे बच्चे को खिलाना चाहिए, बच्चे को भूख लगी है या बच्चे का डाइपर गंदा हो गया है, तो वो रो करके जो है वो बताते हैं। क्या क्या बताते हैं? दे क्राई टू टेल केयर गिवर्स दे आर हंग्री, दे आर टायर्ड और अनकंफर्टेबल। ठीक है, वो भूखे हैं, थके हैं या असहज हैं, वो बताने के लिए वो क्या करते हैं? इस समय बच्चे जो है अधिकतर रोते हैं, रोने का सहारा वो लेते हैं। उसके बाद इसी समय जो है बच्चे वो अपने पेरेंट्स के, अपने केयर गिवर्स के जो लिप मूवमेंट्स हैं, ठीक है, माउथ मूवमेंट्स हैं, उसको कॉपी करना भी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे पेरेंट्स जो है बच्चे के करीब जाते हैं, यानी कि 8 से 10 इंचेस उनके पास जाते हैं, तो उनके माउथ को देखकर जो है उसकी लिपसिंग को, उनके माउथ के मूवमेंट को जो है बच्चे वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको जो है समझना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद 2 से 3 मंथ तक जो है बच्चे कूइंग करना वो स्टार्ट करते हैं। कूइंग करना क्या होता है? मेकिंग सॉफ्ट एक्सैजरेटेड वॉवेल साउंड। ठीक है, यानी कि खुशी या उत्तेजना दिखाने के लिए नरम अतिरंजित स्वर ध्वनियां निकालना। यानी कि बच्चे जो है अपना खुशी या प्लेजर दिखाने की कुछ ध्वनि निकालते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं कूइंग। 2 से 3 महीने का बच्चा, ठीक है, इसको समझ सकते हैं आप। चलिए आगे समझते हैं। 3 से 4 महीने तक बेबीज एड मोर वर्बल साउंड एंड दे स्टार्ट प्रोनाउंसिंग बी, के, एम, जी एंड पी। तो 3 से 4 महीने तक जो है बच्चा कुछ कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन के शब्द, शब्द नहीं, लेटर्स भी जो है वो निकालना शुरू कर देता है, जैसे कि बी, के, एम, जी एंड पी, 3 से 4 महीने में। उसके बाद 4 महीने तक ही बच्चा जो है कुछ नॉनसेंस साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स गेट टुगेदर, नॉनसेंस वर्ड्स वो निकालना शुरू करता है, जैसे कि गागा, आफू। यानी कि 4 महीने तक बच्चा जो है शब्दों को जोड़कर, अक्षरों को जोड़कर वो जो है एक निरर्थक शब्द, यानी कि उसका कोई मीनिंग नहीं होता, ऐसा शब्द निकालना स्टार्ट कर, जैसे गागा है ना, बाबा, ठीक है, बाबा, ऐसा कुछ भी मतलब वो शुरू कर देता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है
है ना। ये कब होता है? 4 महीने तक होता है, 4 महीने की उम्र तक। उसके बाद देखिए, इन्फेंट कैन ब्लो थ्रू देयर लिप्स एंड मे ब्लो बबल्स। इस समय तो है बच्चे जो है ब्लो करना यानी कि फूंक मारना, ठीक है, फूंक मारना या फिर बुलबुले उड़ा सकते हैं। इस समय तक 4-5 महीने तक जो बच्चे जो है वो फूंक मारना स्टार्ट कर देते हैं या बुलबुले बनाना वो स्टार्ट कर देते हैं माउथ से। उसके बाद 5 महीने तक बच्चा जो है बेबीज लर्न द म्यूजिकल साउंड एंड स्पीच पैटर्न ऑफ देयर केयर गिवर्स नेटिव लैंग्वेज। यानी कि 5 महीने तक बच्चे जो है अपने जो केयर गिवर्स हैं, पेरेंट्स हैं, जो उनके प्राइमरी पेरेंट्स हैं, उनके जो मदर टंग है, मदर टंग में जो म्यूजिकल नोट्स हैं या कोई म्यूजिक है, ठीक है, या किसी प्रकार की कोई स्पीच है, उसको जो है समझना वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, उस पैटर्न को समझना वो स्टार्ट कर देते हैं कि क्या मतलब उस लैंग्वेज को पहचानना वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। चलो, अराउंड द एज ऑफ 6 मंथ दे बिगिन टू बेबल। बच्चे जो 6 माह के आसपास जो है बड़बड़ाना स्टार्ट करते हैं। बड़बड़ाना क्या होता है? बड़बड़ाने का मतलब होता है यह अवस्था है जिसके दौरान एक शिशु स्पष्ट ध्वनियों को उच्चारण करने का प्रयोग करता और प्रतीत होता है, लेकिन कोई भी पहचानने योग्य शब्द नहीं निकाल पाता, ठीक है। यानी कि हमें लगता है कि बच्चा कुछ बोल रहा है, ठीक है, कुछ भी वो बड़बड़ा रहा है, लेकिन वो समझ में नहीं आता है कि वो बोल क्या रहा है। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं बैबलिंग, ठीक है। मतलब बच्चा कुछ बोल रहा है लेकिन समझने लायक कोई शब्द नहीं बोल रहा है। उसके बाद 7 महीने तक जो है, 7 महीने के आते आते तक जो है बेबीज बिगिन टॉकिंग इन टर्न्स विद अदर इंस्टेड ऑफ टॉकिंग एट द सेम टाइम। तो बच्चे जो है वो ये समझ जाते हैं कि मतलब बारी बारी से दूसरों से जब वो बात करते हैं, ठीक है, तो बारी बारी से कैसे लोग बात करते हैं उसको वो समझ जाते हैं, ठीक है, कि बच्चे एक ही समय पर बात करने के बजाय दूसरों से बारी बारी से बात करना शुरू कर देते हैं। अब बच्चे को बात करना नहीं आता है, लेकिन वो समझ जाते हैं कि जैसे मान लो उसकी मम्मी उसके पास आ रही है, वो कुछ बात कर रही है, ठीक है, फिर पापा कुछ आ रहे हैं, तो जब किसी को कुछ कहना होता है तो वो उनसे आते हैं और बात करते हैं। तो बारी बारी से बात करने जो लोग उनके पास आते हैं उसको बच्चे समझना स्टार्ट कर देता है। चलिए, उसके बाद देखिए, बाय अराउंड द एज ऑफ 8 months बेबीज बिगिन टू कनेक्ट साउंड्स दे एंड देयर केयर गिवर्स मेक टू एक्चुअल आइडियाज एंड थॉट्स। यानी कि लगभग 8 महीने की उम्र तक बच्चे अपने और उनकी देखभाल करने वालों द्वारा जो विभिन्न ध्वनि निकाली जाती है या जो बोली जाती है उनको उसके वास्तविक विचार या मतलब जिस चीज के लिए वो कहा जा रहा है, जैसे मान लो मिल्क, जैसे ही बच्चा जो है मिल्क सुनता है तो उसको ये समझ में आ जाता है कि भैया उसको अब जो मिल्क की बोतल है वो मिलने वाली है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे मान लो हम बोल रहे हैं सपोज बियर, ठीक है, तो बियर से उसको समझ में आ जाएगा कि भैया उसको जो बियर वाली जो उसकी टॉय है वो मिलने वाली है। यानी कि बच्चा जो है शब्द और उस शब्द से संबंधित जो वस्तु है, चीजें हैं, उसको पहचानना वो शुरू कर देता है, ठीक है। कब? ये होता है आपका 8 महीने तक की उम्र में। उसके बाद नियर द एंड ऑफ देयर फर्स्ट ईयर, 1 साल के अंत में बेबीज दे बिगिन टू पुट ऑल द लैंग्वेज लेसन्स दे हैव लर्नड। यानी कि जो कुछ भी लैंग्वेज में सीखा है, जो भी अक्षर सीखी है ना, जो भी कुछ शब्द सीखे हैं, उनको जो है बच्चे जो है एक साथ इकट्ठा करना, कंबाइन करना और कंबाइन करके कुछ बोलना जो है वो शुरू कर देते हैं नियर द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है। उसके बाद 9 से 12 महीने इसी समय जो है बच्चे वो पहला रियल वर्ड वो बोलना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मामा एंड दादा, ठीक है। 9 से 12 महीने के बीच बच्चे जो है अपना पहला वास्तविक शब्द बोलना स्टार्ट करते हैं। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये कभी कभी पूछता है, ठीक है, कि पहला जो शब्द है वो कब बच्चे जो है बोलना स्टार्ट करते हैं। तो पहला कब करते हैं? 9 से 12 महीनों के बीच। अब ये डिपेंड करता है अलग अलग चाइल्ड के अनुसार, है ना। किसी चाइल्ड की ग्रोथ जो है थोड़ा फास्ट हो सकती है और किसी की थोड़ा स्लो हो सकती है, ठीक। चलिए, उसके बाद देखिए बाई एज 12 months
सम बेबीज में हैव as few as 2 to 3 वर्ड एंड सम में है as dozens। यानी कि कुछ बच्चों के पास इस समय 12 महीने तक का जो बच्चा होता है उसमें उसके पास 2 से 3 शब्द का वोकैबुलरी हो सकता है, शब्दावली, और किसी के पास 1 दर्जन यानी कि 12 या उसके आसपास भी हो सकता है। इसके बाद देखिए, as toddlers enter their second year, their ability to use language become more obvious. They continue to acquire words and to increase the number of words they understand. तो जैसे जैसे बच्चे जो है बड़े दूसरे वर्ष में प्रयास करते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो उनकी जो शब्दों की उनकी जो वर्ड पावर है वो और बढ़ते जाता है और शब्द भाषा को उपयोग करने की उनकी क्षमता वो बढ़ती जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जैसे जैसे बड़ा बच्चा जो है बड़ा होते जाता है उसकी भाषा क्षमता बढ़ती चली जाती है। चलिए उसके बाद देखते हैं, they learn words that are significant or important to them such as the names of favorite toys and people। तो इसी समय जो है बच्चा अपने फेवरेट टॉयज या फिर अपने फेवरेट लोगों के नाम जो है वो याद करना शुरू कर देता है, उसको समझ में आना स्टार्ट हो जाता है, वो उनको सीखना स्टार्ट कर देते हैं। During the last half of the second year, toddlers' ability to use language becomes even more sophisticated। यानी कि जो सेकेंड ईयर के जो हाफ है, सेकेंड ईयर एंड हाफ ईयर के बाद को जो समय है उसमें बच्चों की जो भाषाई क्षमता है वो और अधिक परिष्कृत हो जाती है और अधिक बच्चा जो है नए नए शब्द सीखने लगता है। ठीक है, उसको जो और चीज़ें जो उसके पेरेंट्स जो बात करते हैं वो समझ में आने लगता है। इसी प्रकार से उसकी जो भाषाई क्षमता है वो और अधिक परिष्कृत हो जाती है। चलिए आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बाद में कमेंट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 18 से 24 मंथ के आसपास टॉडलर्स बिगिन पुटिंग 2 to 3 वर्ड्स टुगेदर एंड दिस इज कॉल्ड टेलीग्राफिक स्पीच। यानी कि 18 से 24 उम्र तक के में जो बच्चे हैं वो 2 से 3 शब्दों को, 2 या 3 शब्दों को कंबाइन करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस या फ्रेज, छोटा छोटा फ्रेज बनाना स्टार्ट कर देते हैं और इसी फ्रेज को हम कहते हैं टेलीग्राफिक स्पीच। तो समझते हैं इसका डेफिनेशन क्या है एक बार, है ना। चलिए टेलीग्राफिक स्पीच क्या होता है, देखिए टेलीग्राफिक स्पीच is defined as the form of communication consisting of simple 2 word long sentences often composed of a noun and a verb that adhere to the grammatical standards of the culture's language। यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों का एक फ्रेज या मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं टेलीग्राफिक भाषण, टेलीग्राफिक स्पीच। उसके बाद बच्चा जो है 20 महीने के आसपास टॉडलर्स में नो सम हाउ 50 to 50 वर्ड्स एंड 100 वर्ड्स अराउंड 24 मंथ। यानी कि 20 महीने तक के आसपास बच्चा जो है उसके पास करीब करीब 50 वर्ड्स का जो है वोकैबुलरी होता है और 24 महीने के आसपास 100 वर्ड्स का वोकैबुलरी उसके पास होता है बच्चे के पास। सोचिए, तो ये हो गया हमारा क्या देखा, लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब हम आगे बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये गलत लिखा है, ये है क्या है, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। ठीक, तो इसको समझते हैं, ये होता क्या है संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ चाइल्ड्स एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। बच्चे की सोचने की और तर्क करने की क्षमता का विकास को हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कि थिंकिंग स्किल का डेवलपमेंट को हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है इज अ लिटिल हार्डर टू मेजर। इसको जो है मापना इतना आसान नहीं है, इसीलिए जो है क्योंकि ये इतना मापना इतना आसान नहीं है, इसीलिए बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है छोटे बच्चों को, उसको समझने के लिए हम अलग अलग साइकोलॉजिस्ट और आपके जो थियरिस्ट और जो साइंटिस्ट जो भी होते हैं, जो जिन्होंने कुछ थियोरी दिया है ना, या कोई रिसर्च किया है, उसकी थ्योरीज को हम पढ़ते हैं। क्यों?
क्योंकि हम जो है बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए हम पियाजे, ठीक है, और एरिक इरेक्शन, ठीक है, इन सभी की जो थ्योरीज हैं उसको पढ़ते हैं। बहुत सारे हैं, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इसलिए यही पॉइंट जो अभी बता रहा था मैं कि जो कुछ भी हम बच्चों के बारे में सीखते हैं वो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए थियरीज या एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से जो है वो हम सीखते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए, क्योंकि हम अभी बताया मैंने जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट है उसके माध्यम से हम सीखते हैं, तो उनको पढ़ते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे क्या कहते हैं, ये गलत लिखा हुआ है, पियाजे है ना, पियाजे। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे, न्यू बॉर्न इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट एंटायरली थ्रू रिफ्लेक्सिव बिहेवियर। तो जो नए बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, वो जो कुछ भी इन्वायरमेंट से सीखते हैं या इन्वायरमेंट से, अपने सराउंडिंग से जो है जो कुछ भी इंटरेक्शन उनका होता है वो उनके रिफ्लेक्सिव बिहेवियर के साथ होता है। रिफ्लेक्सिव बिहेवियर क्या होता है, इनवॉलेंटरी और अनकॉन्शियस बिहेवियर, यानी कि ऐसे बिहेवियर जो हमारे शरीर से आ रहा है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे अनकॉन्शियस माइंड से आ रहा है, जैसे भूख लगना, ठीक है, प्यास लगना, या है ना बाथरूम ये सब आना, ये सब क्या है, ये अनकॉन्शियस बिहेवियर है। तो बच्चा अभी सोच नहीं सकता है, उसका जो कॉन्शियस माइंड है वो डेवलप नहीं हुआ है। इसीलिए बच्चे क्या करता है, जो कुछ भी उसका जो फिजिकल अर्ज है उसके शरीर से जो आता है ना, जो शरीर को कहने के लिए कहता है वो करते हैं। इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव बिहेवियर। ठीक है, प्रतिवर्ती व्यवहार, जो कि अनैच्छिक या अचेतन प्रक्रियाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। दे डू नॉट थिंक अबाउट व्हाट दे आर गोइंग टू डू बट रैदर फॉलो देयर इंस्टिंक्ट एंड इनवॉलेंटरी रिएक्शंस टू गेट व्हाट दे नीड। ठीक है, यानी कि जो कुछ भी उनको चाहिए वो कैसे उनको समझ में आता है, वो उनके जो रिफ्लेक्सिव बिहेवियर्स हैं, उनकी जो शारीरिक जो अर्ज है ना, भूख लगना, प्यास लगना, ठीक है, या कोई तकलीफ है, तो ये सब जो है जो शारीरिक अर्ज है उनके माध्यम से जो है वो बताते हैं। कुछ भी उनको चाहिए, फूड चाहिए, एयर चाहिए, है ना, अटेंशन चाहिए, वो कैसे बताते हैं, वो अपने शारीरिक और मानसिक जो इंस्टिंक्ट हैं, जो उनका जो इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं उनके थ्रू वो बताते हैं। चलिए आगे देखिए। पियाजे बिलीव दैट एज बेबीज बिगिन टू ग्रो एंड लर्न अबाउट द एनवायरनमेंट थ्रू देयर सेंसेस दे बिगिन टू एंगेज इन इंटेंशनल गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो पियाजे कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चा जो है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने सेंसेस के माध्यम से जो है इन्वायरमेंट को समझने का प्रयास करता है, सीखने का प्रयास करता है, तो उसी प्रक्रिया में बच्चा जो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को जो है वो अचीव करना स्टार्ट करता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना वो स्टार्ट करता है। अब ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है, किसी गोल को प्राप्त करने के लिए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हम बिहेवियर करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, उसे क्या कहते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जैसे मान लो बच्चे को भूख लगी है, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा बहुत सा, मान लो बच्चा रोएगा, ठीक है, या बच्चा जो है और कोई दूसरा कुछ एक्टिविटी करेगा, ये बताने का प्रयास करेगा कि उसको भूख लगी है। ठीक है, तो उसका जितना भी एक्टिविटी रहेगा वो अपने भूख को शांत करने की दिशा में रहेगा। तो इस प्रकार का जो एक्टिविटी जो किसी गोल को प्राप्त करने के लिए होता है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होता है, उसे कहते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, और इसी समय जो है बच्चों में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट परमानेंस भी डेवलप होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, वस्तु स्थायित्व आ याद आता है। तो वस्तु स्थायित्व क्या होता है, इसका ये मतलब है कि कोई चीज हमारे सामने नहीं है, उसके बावजूद ये समझ पाना कि वो है, इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। जैसे छोटे बच्चे जब छोटे होते तो क्या होता है, उनके सामने कोई चीज नहीं होता है तो उनको पता ही नहीं चलता, वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके सामने वो जरूर नहीं है लेकिन वो है। जैसे मान लो उसकी माँ जो है उसके सामने नहीं है, तो बच्चे को, छोटे बच्चे को लगता है कि भैया मेरी माँ नहीं है, लेकिन वो रहती ना कहीं। तो जब ये बच्चा ये समझना स्टार्ट कर देता है कि उसकी माँ
उसके सामने जरूर नहीं है, लेकिन वो है, वो कहीं होगी, किसी दूसरे कमरे में होगी या आसपास कहीं गई होगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसको देखिए, ऑब्जेक्ट परमानेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग स्टिल एग्जिस्ट इवन इफ इट कांट बी सीन। जो हमने बताया कि वो चीज भले ही सामने नहीं है लेकिन वो मौजूद है, इस बात को समझना ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। चलिए, फिर आपको मैंने बताया गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर और ऑब्जेक्ट परमानेंस दोनों जो है इस स्टेज की, इन्फेंसी स्टेज की जो है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है बच्चे के लिए। ठीक है, यहां इसका डेफिनेशन है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता क्या है। ठीक है, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर refers to a type of behavior exhibited by organisms including humans that is aimed at achieving a specific goal or outcome। यानी कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी लक्ष्य या परिणाम की पूर्ति के लिए हम जो व्यवहार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। चलिए, अब हम समझते हैं मॉरल डेवलपमेंट। तो मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है? मॉरल डेवलपमेंट का मतलब होता है सामाजिक रूप से नैतिक मूल्यों का विकास, यानी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों का विकास को हम क्या कहते हैं, मॉरल डेवलपमेंट। तो बच्चा इन्फेंसी स्टेज में बच्चा ना तो मॉरल होता है और ना ही इमोरल, यानी कि ना तो वो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक। यानी कि बच्चा को आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर आप बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, अच्छा माहौल देंगे, अच्छा चीज़ सीखेगा वो, तो नैतिक बनेगा। अगर आप उसको अनैतिक इन्वायरमेंट में, गलत इन्वायरमेंट में रखेंगे तो गलत चीज़ सीखेगा, वो अनैतिक बनेगा। ठीक है, अब जो पैटर्न्स ऑफ मॉरल कंडक्ट, बच्चा नैतिक आचरण कैसे सीखता है। ठीक है, तो इंटरनलाइजेशन ऑफ सैंक्शंस एंड पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय द पेरेंट्स। तो पहला होता है पेरेंट्स, सबसे मेन होता है सब बच्चे के लिए, वो क्या होता है, पेरेंट्स। तो जो पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि भैया बेटा ये काम करो, बेटा ये मत करो, है ना, बेटा ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो जो कुछ भी काम वो बोलते हैं, तो जो उनको कहा जा रहा है कि ये करो, वो क्या है, यानी कि वो उस चीज़ को प्रमोट करते हैं, वो अच्छा चीज़ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट चाइल्ड। और अगर पेरेंट किसी काम को बोल रहा है कि बेटा ये अच्छा नहीं है, काम मत करो, यानी कि वो क्या है, वो बुरा काम है। तो इसी प्रकार से मतलब पेरेंट्स के माध्यम से, पेरेंट्स आप देखे होंगे कि बच्चे जब अच्छा काम करते हैं तो उनको रिवार्ड देते हैं, शाबाशी देते हैं, और बच्चे अगर अच्छा काम नहीं करते हैं तो उनको मार भी पड़ती है, पनिशमेंट भी मिलती है। ठीक है, तो उनके सैंक्शंस और पनिशमेंट्स, यानी कि उनके रिवार्ड्स और पनिशमेंट के माध्यम से बच्चा जो है मॉरल बिहेवियर सीखता है। बच्चा ये जान पाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है और क्या गलत है। तो सबसे पहले कौन हुए, हमारे माता पिता, बच्चों के माता पिता। ठीक है, दूसरा है थ्रू अप्रूवल। समाज में बच्चा थ्रू अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल ऑफ द बिहेवियर। ठीक है, यानी कि स्वीकृति और अस्वीकृति के माध्यम से, यानी कि समाज में आप देखे होंगे बहुत सारे कुछ कार्य ऐसे हैं जिसको समाज ने स्वीकृति दिया हुआ है, कुछ कार्य ऐसे हैं जिसको समाज ने स्वीकृति नहीं दिया हुआ है। जैसे मान लो किसी को बेवजह मारना पीटना, है ना, सामाजिक रूप से गलत है, लेकिन किसी दूसरे की असहाय की मदद करना सामाजिक रूप से सही है। ठीक है, तो एक काम को अप्रूव किया है समाज ने, दूसरे को अप्रूव नहीं किया है। तो इस माध्यम से भी बच्चे जो है क्या सही है, क्या गलत है, यानी कि नैतिक मूल्य वो सीखते हैं। ठीक, और अगला है थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर एंड पेन। प्लेजर एंड पेन, यानी कि बच्चा जो है जिन कार्यों को करने से बच्चे को शाबाशी मिलती है या उसको रिवार्ड मिलता है, इनाम मिलता है, ऐसे काम को जो है समाज प्रमोट करता है। ठीक है, और जिन कामों से बच्चे को सजा मिलती है या पनिशमेंट मिलता है या पेन मिलता है, उस काम को समाज प्रमोट नहीं करता है। तो सोसाइटी में क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो है सोसाइटी में प्लेजर और पेन के सिद्धांत से जो है बच्चा वो समझता है। प्लेजर और पेन का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ,
जिन काम से बच्चे को प्लेजर का मतलब इनाम वगैरह, शाबाशी वगैरह ये मिलता है, प्रशंसा मिलता है, उस काम को करना चाहिए, यानी कि वो अच्छा काम है। और जिस काम को करने से उसको क्या मिलता है, पेन मिलता है, या उसको किसी प्रकार का दुख मिलता है, ठीक है, या उसको पनिशमेंट मिलता है, तो वो काम नहीं करना चाहिए, यानी कि वो गलत काम है। तो इस प्रकार से बच्चा जो है समाज के बारे में, समाज की अपेक्षाओं के बारे में जो है उसको पता चलता है पेन और प्लेजर के माध्यम से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का जो एक क्लास है यही खत्म होता है ना। चलो, हमारा क्लास यहीं खत्म होता है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको कि पूरा क्लास जो है समझ में आया होगा। मैंने सारे पॉइंट्स को जो है अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से और वीडियोस देखने के लिए अगर आप सीटेट और जितने भी किसी भी प्रकार के टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स लाइक KVS, NVS है ना, या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने उन जरूरतमंद दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है, जो जिनको इस प्रकार के मतलब जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको नीड है, ठीक है। तो लास्ट में इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपनी वाणी के यहाँ विराम दूंगा, ठीक है। और इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच।